हाय दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या पहले से पोल्ट्री कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है या बार बार मुर्गियां बीमार हो जाती हैं, फीड का खर्चा बढ़ रहा है और समझ नहीं आ रहा कि गलती कहां हो रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग मास्टर क्लास करेंगे जिसमें हम शुरू से लेकर एंड तक हर एक छोटी से छोटी डिटेल समझेंगे। डॉक्टर फार्म कहां बनाना है, कितना पैसा लगेगा, कौन सा शेड बेस्ट है, कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए, चिक्स को कैसे संभालना है, फीड कैसे देना है, कौन सी वैक्सीन कब लगती है, कौन सी डिजीज कैसे पहचाने, मुर्गी का मीट फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कैसे करें और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में शायद ही कोई बेसिक या एडवांस सवाल बचेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो 20 सबसे बड़ी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिनसे हर साल हजारों पोल्ट्री फार्मर्स का लाखों रुपये का नुकसान होता है। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, एएजे की मास्टर क्लास मीट प्रोडक्शन, ब्रॉयलर प्लस देसी मुर्गी पर फोकस है। लेयर फार्मिंग, एग प्रोडक्शन के लिए अलग से कंप्लीट वीडियो आएगी, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट, फीडिंग और एक्सपोर्ट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोल्ट्री फार्मिंग होती क्या है। बहुत लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मुर्गियां पलना ही पोल्ट्री फार्मिंग है, लेकिन असली बात कुछ और है। पोल्ट्री फार्मिंग एक हाईली साइंटिफिक बिजनेस है। इसमें सिर्फ मुर्गियां खिलाना ही काफी नहीं होता। टेम्परेचर, वेंटिलेशन, वाटर क्वालिटी, फीड न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, लाइटिंग, बायो सिक्योरिटी, मार्केट टाइमिंग, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी गलती और पूरे बैच का प्रॉफिट खत्म हो सकता है। इसीलिए सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर सिर्फ मेहनत नहीं करता, सही प्लानिंग करता है। और आज हम वही प्लानिंग सीखेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग के टाइप्स, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आप किस टाइप की पोल्ट्री करना चाहते हैं। नंबर 1, ब्रॉयलर फार्मिंग। ये मीट प्रोडक्शन के लिए होती है। इसमें चिक्स लगभग 35 to 45 दिन में मार्केट वेट 2 किलोग्राम to 2.5 किलोग्राम तक पहुंच जाते हैं। ये इंडिया में सबसे पॉपुलर और फास्ट कैश फ्लो वाला बिजनेस है। इसमें सबसे जरूरी टर्म होता है FCR, फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी मुर्गी ने कितना दाना खाया और उसके बदले कितना मीट दिया। नंबर 2, लेयर फार्मिंग। ये एग्स के लिए होती है। लेयर बर्ड्स लगभग 18 से 20 हफ्ते वीक्स के बाद अंडे देना शुरू करती हैं और 72 से 80 हफ्ते तक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन देती रहती हैं। इसमें रोज का कैश फ्लो होता है, लेकिन शुरुआत का इन्वेस्टमेंट ब्रॉयलर से ज्यादा होता है। इसके लिए अलग वीडियो आएगी। नंबर 3, कंट्री चिकन स्लैश देसी फार्मिंग। इसमें देसी मुर्ज और मुर्गियां जैसे सोनाली, कड़कनाथ या RIR पाली जाती हैं। इनका मार्केट अलग होता है। प्राइस भी ब्रायलर से दुगना तिगुना मिलता है, लेकिन इनकी ग्रोथ ब्रायलर से स्लो होती है, लगभग 70 से 90 दिन, और इन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। 1.5 वर्ग फुट पर बर्ड। प्रोटीन भी कम 16 से 18% देना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन इनकी किडनीज पर बर्डन डाल सकता है। नंबर 4, ब्रीडर फार्मिंग। इसमें हैचिंग एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो आगे चलकर हचरीज में जाते हैं और उनसे चिक्स निकालते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट दोनों ही हाई लेवल के चाहिए होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी, ब्रॉयलर फार्मिंग या देसी चिकन फार्मिंग से शुरुआत करिए। वैसे आप किस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? ब्रॉयलर फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, देसी चिकन फार्मिंग? कमेंट में सिर्फ नाम लिखिए। मैं देखना चाहता हूं हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा किस फार्मिंग में इंटरेस्ट है। क्या पोल्ट्री फार्मिंग आज भी प्रॉफिटेबल है? ये सवाल हर दूसरा बंदा पूछता है। जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आपका मैनेजमेंट सही हो। बहुत लोग सिर्फ यूट्यूब पर किसी का इंटरव्यू देखकर या हवाई मुनाफा देखकर फॉर्म खोल देते हैं। न कोई मार्केट रिसर्च, न बायो सिक्योरिटी का पता, न वैक्सीनेशन शेड्यूल की समझ, और न हाई फीड प्लानिंग। रिजल्ट, पहले ही बैच में मोटा लॉस। दूसरी तरफ जो फार्मर डेटा मेंटेन करता है, हर दिन वेट चेक करता है, फीड कंजम्पशन नोट करता है, मोर्टेलिटी रिकॉर्ड रखता है, उसका प्रॉफिट अनस्टेबल मार्केट में भी स्टेबल रहता है। पोल्ट्री फार्मिंग में लक से ज्यादा आपके मैनेजमेंट का रोल होता है। मार्केट रियलिटी, याद रखिए, पोल्ट्री रेट्स स्टेबल नहीं रहते। दिसंबर जनवरी में 110 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम मिलते हैं, लेकिन मई से जून में 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर जाते हैं। इसलिए हमेशा 2 से 3 बायर्स के कांटेक्ट रखें और फेस्टिवल सीजन, रमजान, ईद, दिवाली के हिसाब से प्लानिंग करें। कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? स्टैंडर्ड सेटअप। इन्वेस्टमेंट पूरी तरह डिपेंड करता है आपके मॉडल पर। अगर आप रेंटल शेड में फार्मिंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर खुद का शेड बनाएंगे तो कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगी। आइए एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप खुद का सेमी ऑटोमेटिक ओपन हाउस शेड बनाते हैं तो लगभग
150 से 200 रुपए प्रति वर्ग फुट का खर्चा आता है। एक ब्रायलर बर्ड को 1.2 वर्ग फुट जगह चाहिए होती है। 1000 बर्ड्स लगभग 1200 वर्ग फुट स्पेस। शेड कॉस्ट अराउंड 2 लाख रुपीस प्लस चिक्स और फीड का रनिंग कॉस्ट लगभग 1.5 to 2 लाख रुपीस। 5000 बर्ड्स कॉस्ट पर बर्ड थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि बल्क में प्रोक्योरमेंट होती है। जैसे जैसे बर्ड्स बढ़ेंगे आपकी कॉस्ट पर बर्ड कम होती जाएगी, लेकिन याद रखिए रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए बिगिनर्स को डायरेक्टली 5000 या 10,000 बर्ड्स से शुरू नहीं करना चाहिए। पहले 1000 बर्ड्स से मैनेजमेंट सीखिए, प्रॉफिट समझिए, उसके बाद स्केल करिए। प्रो टिप, एक स्मार्ट फार्मर के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा बैच का पैसा इमरजेंसी फंड रखता है, क्योंकि कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है या डिजीज आ सकती है। और शेड और इक्विपमेंट का 10% डिप्रिसिएशन हर साल कॉस्ट में डालें। पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछिए। क्या मेरे लोकल एरिया में पोल्ट्री मीट की डिमांड है? क्या मेरे पास में कोई अच्छा फीड डीलर है? क्या इमरजेंसी के लिए नियर बाय वेटरिनरी डॉक्टर अवेलेबल है? क्या बर्ड्स को लिफ्ट करने के लिए होलसेल बायर्स ट्रेडर्स हैं? क्या मेरे पास समर में कूलिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट फॉगस फैंस हैं? अगर इन 5 सवालों का जवाब हाँ है तो आपका आधा काम वही कंप्लीट हो जाता है। आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं और अगर ऑलरेडी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो कितने बर्ड्स का फार्म है? कमेंट में जरूर बताएं, मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। फार्म लोकेशन और शेड डिजाइन अब तक हमने प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट समझ ली, लेकिन दोस्तों अगर आपने फार्म की लोकेशन या शेड का डिजाइन गलत चुन लिया तो चाहे आप दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड ले आओ, कितना भी महंगा फीड खिला दो, प्रॉफिट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पोल्ट्री फार्मिंग में 50% सक्सेस सिर्फ आपके शेड के स्ट्रक्चरल डिजाइन और मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। फार्म की लोकेशन कैसी होनी चाहिए? लोकेशन चूज करते वक्त ये 8 पॉइंट्स आपकी डायरी में नोट होने चाहिए। रोड कनेक्टिविटी, फार्म तक हैवी ट्रक या फीड की गाड़ी आसानी से पहुंच सके। अगर रोड खराब होगी तो ट्रांसपोर्ट वाला आपसे हर साइकिल में एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। मार्केट से डिस्टेंस, फार्म में मार्केट से बहुत दूर ना हो, वरना ट्रांसपोर्टेशन में बर्ड्स का स्ट्रेस बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन होगा और वेट लॉस श्रिंकेज हो जाएगा। वेटरिनरी डॉक्टर, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। डॉक्टर या लैब जितनी पास होगी नुकसान उतना ही कम होगा। फार्म के पास नियरेस्ट वेटरिनरी कॉलेज या गवर्नमेंट लैब का पता करके रखें। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पोल्ट्री में बिजली लग्जरी नहीं जरूरत है। समर में फैंस और फॉगर्स चलाने के लिए जनरेटर या हैवी इन्वर्टर बैकअप मैंडेटरी है। वाटर क्वालिटी दी गोल्ड पॉइंट, एक समझदार पोल्ट्री फार्मर पहले पानी चेक करता है, बाद में जमीन। पानी का TDS 500 से कम हो तो सबसे बेस्ट है। अगर TDS 1500 से ऊपर है तो मुर्गियों की किडनीज खराब हो जाएंगी और मुर्गी ग्रो नहीं करेगी। फ्लड फ्री जोन, बरसात में जमीन पर पानी नहीं भरना चाहिए। वेट सराउंडिंग्स मतलब मुर्गियों के लिए बीमारी का ओपन इन्विटेशन। बायोसिक्योरिटी डिस्टेंस, आपका फार्म किसी दूसरे पुराने पोल्ट्री फार्म से बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी डिजीज स्प्रेड को रोकती है। हवा का फ्लो, खुली और ऊंची जगह चूज करिए। फ्रेश एयर ही पोल्ट्री की सबसे सस्ती और बेहतरीन मेडिसिन है। आपके गांव या सिटी में पोल्ट्री फार्म है? कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं। पोल्ट्री शेड का साइंटिफिक डिजाइन, यहीं पर 80% नए फार्मर्स मात खा जाते हैं। चलिए इसका सही साइंटिफिक क्राइटेरिया समझते हैं। शेड डायरेक्शन, इंडिया में पोल्ट्री शेड हमेशा ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की लंबाई में ही बनना चाहिए। इससे सुबह और दोपहर की सीधी धूप शेड के अंदर नहीं घुसती, सिर्फ छत पर पड़ती है, जिससे समर में बर्ड्स को रिलीफ मिलता है। शेड विड्थ, चौड़ाई, स्टैंडर्ड ओपन शेड की चौड़ाई 30 फीट से 33 फीट ही होनी चाहिए। अगर आपने कॉस्ट बचाने के चक्कर में इसे 40 फीट चौड़ा कर दिया तो सेंटर बीच में वेंटिलेशन रुक जाएगा, हवा क्रॉस नहीं होगी और डेडली अमोनिया गैस बन जाएगी। शेड हाइट, ऊंचाई, साइड से हाइट कम से कम 10 से 12 फीट होनी चाहिए और सेंटर रिज से 14 से 15 फीट, ताकि अंदर की गर्म हवा ऊपर उठकर रिज वेंट से निकाल जाए। ओवरहंग छज्जा, शेड का छज्जा कम से कम 3.5 फुट से 4 फुट बाहर निकला होना चाहिए, ताकि तेज बारिश की बूंदें और तिरछी धूप अंदर न आए। फ्लोर, हमेशा कंक्रीट पुक्का फ्लोर बनाइए। काची मिट्टी पर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन सही से नहीं होती और पुराने बैच के वायरस मिट्टी में दाबे रह जाते हैं। वेंटिलेशन का साइंस, मुर्गियां सिर्फ फीड से ग्रो नहीं करती, उन्हें ऑक्सीजन की उतनी ही जरूरत होती है जितना दाने की। पूर वेंटिलेशन का मतलब है शेड में अमोनिया गैस का बनना। इससे मुर्गियों में आई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिजीज, CRD और स्टंटेड ग्रोथ होती है। समर में हवा के फ्लो के लिए एग्जॉस्ट फैंस और टेम्परेचर
टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए फॉगर्स का यूज करें। विंटर में कर्टन्स, पार्डे ऐसे मैनेज करें कि फ्रेश एयर ऊपर से आए, डायरेक्टली बर्ड्स के शरीर पर ठंडी हवा ना लगे। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप ओपन शेड पसंद करते हैं या एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड ईसी और ऑटोमेटिक शेड? कमेंट में लिखिए ओपन या ईसी। पोल्ट्री फार्म के जरूरी इक्विपमेंट शेड के अंदर लगने वाले बर्तन और टूल्स आपका इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका इंश्योरेंस है। ब्रूडर्स, शुरुआत में छोटे चिक्स को माँ जैसी गर्मी देने के लिए फीडर्स और ड्रिंकर्स रेशियो, हर 100 बर्ड्स पर कम से कम 3 से 4 जंबो फीडर्स और 3 से 5 ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स होने चाहिए। अगर बर्तन कम पड़ेंगे तो कमजोर बर्ड्स को खाना नहीं मिलेगा और पूरे बैच का वेट एक बराबर नहीं आएगा। थर्मामीटर और ह्यूमिडिटी मीटर, रोज का टेम्परेचर और नामी नापने के लिए। वेगिंग मशीन, हर हफ्ते मुर्गियों का सैंपल वेट चेक करने के लिए। फूड डिप ट्रे, फार्म के हर दरवाजे पर एक ट्रे जिसमें पोटासियम परमंगनाट लाल दवाई का पानी हो, जिसमें पैर डूबा कर ही कोई अंदर जाए। बायोसिक्योरिटी और बिगिनर्स की गलतियां। बायोसिक्योरिटी का सिंपल मतलब है बीमारी को फार्म के अंदर आने ही मत दो, क्योंकि ट्रीटमेंट से हमेशा प्रिवेंशन सस्ता होता है। गेट पर डिसइंफेक्टेंट्स लगाएं, बाहर के विजिटर्स की एंट्री बान करें और फार्म के अंदर जाने के लिए अलग से शूज और कपड़े रखिए। पोस्टमार्टम लैब इंपॉर्टेंट, फार्म के पास नियरेस्ट वेटरिनरी कॉलेज या गवर्नमेंट लैब का पता करके रखें। पोस्टमार्टम सिर्फ 500 से 1000 रुपए में हो जाता है, लेकिन यह आपका पूरा बैच बचा सकता है। सैंपल हमेशा आइस पैक में लैब तक पहुंचाई, क्योंकि डेड बर्ड जितना पुराना होगा रिपोर्ट उतनी ही इनएक्चुएट आएगी। IVRI बरेली और स्टेट वेटनरी कॉलेजेस बेस्ट हैं इसके लिए। बिगिनर्स की 5 सबसे बड़ी गलतियां। सिर्फ सस्ता चिक देखना, क्वालिटी और हैचरी ट्रैक रिकॉर्ड को इग्नोर करना, फीड बार बार बदलना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर स्विच करना, वैक्सीनेशन को फिजूल खर्चा समझकर इग्नोर करना, टेम्परेचर को अनुमान से नापना, बिना थर्मोमीटर के डेटा और मॉर्टेलिटी का रिकॉर्ड ना रखना। अब तक वीडियो कैसी लग रही है? अगर आप चाहते हैं कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग की और भी एडवांस वीडियोस लेकर आना तो कमेंट में लिखिए मास्टर क्लास एक्सेलेंट और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चिक्स अराइवल एंड ब्रूडिंग मैनेजमेंट। अब तक फार्म रेडी हो गया, लेकिन असली जिम्मेदारी और प्रैक्टिकल बिजनेस अब शुरू होता है। मान लीजिए आज आपके फार्म पर ब्रॉयलर चिक्स की डिलीवरी होने वाली है। अगले 14 दिन डिसाइड करेंगे कि आप इस बैच से लाखों कमाएंगे या नुकसान उठाएंगे। पहले 14 दिन पूरे बैच का फाउंडेशन होते हैं। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो अगले 35 से 42 दिन में बर्ड्स हैवी वेट गेन करेंगी। चिक्स आने से 24 घंटे पहले की तैयारी। नए फार्मर्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब चिक्स फार्म पर उतर जाते हैं तब हीटर चलाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। शेड सैनिटाइजेशन, पिछला पूरा लिटर हटाकर दीवारों पर चूना लाइम पेंटिंग लगाकर पूरे शेड में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करें। प्री हीटिंग मोस्ट क्रूशियल। चिक्स के काडाम रखने से 24 घंटे पहले ही ब्रूडर्स चालू कर दीजिए। हमें फ्लोर और मिट्टी का टेम्परेचर कम से कम 30 से 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर फ्लोर ठंडा रहा तो चिक्स को तुरंत कोल्ड शॉक लग जाएगा और हुडलिंग, एक के ऊपर एक चढ़ना से मॉर्टेलिटी हो जाएगी। लिटर, फ्लोर पर 2 से 3 इंच मोटी सूखी और साफ धान की भूसी, राइस हस्क या लाकड़ी का बुरादा बिछाइए जो बिल्कुल फंगस फ्री हो ताजा। चिक्स रिसीव कैसे करें? द जैगरी सीक्रेट। जब चिक्स की गाड़ी फार्म पर आए तो जल्दीबाजी में बॉक्सेस मत खोलिए। उन्हें पहले थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर सेट होने दें। हर चिक का बॉक्स जेंटली खोलकर ब्रूडिंग रिंग में छोड़ें। आते ही सबसे पहले क्या देना है? चिक्स गड़ी में लंबा सफर करके आते हैं, उनका शरीर डिहाइड्रेटेड होता है और स्ट्रेस में होता है, इसलिए पहले 2 से 3 घंटे उन्हें सिर्फ गुड़ का पानी, जैगरी वाटर 100 ग्राम पर 1000 चिक्स या एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलाकर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी दें। इससे उनका ट्रैवल स्ट्रेस खत्म होगा और उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। विटामिन या एंटीबायोटिक्स का यूज बिना डॉक्टर की सलाह के पहले दिन न करें। पानी पीने के 2 घंटे बाद ही उन्हें फीड इंट्रोड्यूस करें। एक सवाल, अगर आप कल से पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करें तो कितने चिक्स से शुरुआत करेंगे? 100, 500, 1000? कमेंट में अपना नंबर जरूर लिखिए। ब्रूडिंग का साइंस और क्रॉप फील्ड टेस्ट। ब्रूडिंग का मतलब मुर्गी के बच्चों को वैसा ही एनवायरनमेंट देना है जो उन्हें अपनी माँ के पंखों के नीचे मिलता है। चिक्स का बिहेवियर देखकर टेम्परेचर समझें। केस ए, अगर सारे चिक्स हीटर के बिल्कुल नीचे गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बहुत कम है, हीटर बढ़ाइए। केस बी, अगर सारे चिक्स हीटर से दूर दीवारों से चिपक कर हाँफ रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हीटर कम करिए। केस सी, अगर चिक्स पूरे रिंग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। द क्रॉप फिल टेस्ट प्रो टिप। चिक्स आने के 24 घंटे बाद ब्रूडिंग रिंग से रैंडम 20 चिक्स उठाइए। उनके पौत, गले के नीचे का हिस्सा को छूकर देखिए। अगर वो नरम, फूला हुआ और दाने पानी से भरा महसूस हो रहा है तो आपका मैनेजमेंट 100% सही है। अगर वो खलिया सख्त है तो समझ लीजिए चिक्स दाना पानी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पहले 3 दिन तक फीड को सिर्फ फीडर्स में नहीं बल्कि फ्लोर पर बिछाए पेपर शीट्स पर भी थोड़ा थोड़ा बिखेर दें। पेपर फीडिंग। फर्स्ट 14 डेज ग्रोथ ट्रैकर। पानी मुर्गियों के लिए
लिए सबसे सस्ती और असरदार मेडिसिन है। ड्रिंकर्स को दिन में 2 बार अच्छी तरह साफ करें। शुरुआती दिनों में हमेशा प्रेस स्टार्टर और स्टार्टर फीड का यूज किया जाता है, जिसमें हाई प्रोटीन अराउंड 22 से 30% होता है, ताकि उनका ऑर्गन डेवलपमेंट और बॉडी फ्रेम तेज हो। फीड हमेशा फ्रेश और फंगस फ्री होना चाहिए। देसी मुर्गी के लिए स्पेशल नोट: देसी मुर्गियां कड़कनाथ, सोनाली को ब्रायलर जैसा हाई प्रोटीन मत दें। उन्हें सिर्फ 16 से 18% प्रोटीन का फीड देना है। ज्यादा प्रोटीन उनकी किडनीज पर बर्डन डाल सकता है और मोर्टेलिटी बढ़ा सकता है। इनकी ग्रोथ स्लो है, 70 से 90 दिन, लेकिन मार्केट प्राइस ब्रायलर से दुगना है। हर दिन अपनी डायरी में ये पॉइंट्स नोट करिए: डेली फीड कंजम्पशन, कितने बैग्स खाए, डेली वाटर इनटेक, कितना पानी पिया, डेली मोर्टेलिटी काउंट, कितने चिक्स मारे और क्यों मारे, टेम्परेचर शेड्यूल, हर हफ्ते टेम्परेचर को 2-2 डिग्री सेल्सियस कम करते जाना है, जब तक कि रूम टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए। आपके हिसाब से पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? 1 फीड का खर्चा, 2 डिजीज, 3 मार्केट रेट, 4 इन्वेस्टमेंट। कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए, फीड मैनेजमेंट एंड द FCR सीक्रेट। अब हम एंटरिंग कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेक्टर में, फीड मैनेजमेंट। याद रखिए दोस्तों, एक ब्रॉयलर फार्म में मुर्गी तैयार करने का जो कुल खर्चा होता है, उसका 7% से 70% हिस्सा सिर्फ फीड का होता है। इसलिए अगर आपने फीड का साइंस समझ लिया तो आपने पोल्ट्री का प्रॉफिट सीक्रेट समझ लिया। फीड के 3 स्टेज ब्रॉयलर की उम्र के साथ उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बदल जाती है। प्री स्टार्टर/स्टार्टर फीड डे 1 से डे 14 to 20 तक दिया जाता है। इसमें अमीनो एसिड्स और प्रोटीन हाई होते हैं, ताकि शुरुआती बॉडी फ्रेमवर्क मजबूत बने। ग्रोवर फीड डे 15 से 21 से डे 28 से 30 तक चलता है। इसमें एनर्जी और प्रोटीन का बैलेंस होता है, जो मुर्गी के फ्लैश और मसल्स को बढ़ाता है। फिनिशर फीड डे 30 से लेकर मार्केट लिफ्ट होने तक दिया जाता है। इसमें एनर्जी हाई होती है और फैट डिपोजिशन सही होता है, ताकि मुर्गी का फाइनल वेट हैवी योर मार्केट रेडी आए। सेल्फ फीड बनाने पर आप 5 से 8 रुपए पर किलोग्राम बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड ब्रॉयलर स्टार्टर में होता है मैजे 55% प्लस सोयाबीन 30% प्लस डॉर्बी 10% प्लस मिनरल प्लस विटामिन 5%। लेकिन ये फॉर्मूला एरिया के हिसाब से बदलता है। इस पे मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आज बस इतना समझ लो, सेल्फ फीड सस्ता है, लेकिन उसमें क्वालिटी कंट्रोल आपको खुद करना पड़ता है। पोल्ट्री फार्मिंग का सबसे बड़ा रूल समझिए, FCR हमें बताता है कि हमारी मुर्गी ने कितना किलो दाना खाकर कितना किलो मीट प्रोड्यूस किया। एग्जाम्पल, अगर आपके फार्म के मुर्गों ने एवरेज 3.3 किलोग्राम दाना खाया और उनका एवरेज लाइव वेट 2.2 किलोग्राम आया, FCR बराबर 3.3 भताक 2.2 बराबर 1.5। ब्रॉयलर फार्मिंग में 1.4 से 1.6 का FCR स्टैंडर्ड और बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता है। अगर आपका FCR 1.8 या 2.0 जा रहा है, तो इसका मतलब है मुर्गी दाना तो दबा कर खा रही है, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा। अगर FCR खराब हो तो सिर्फ फीड कंपनी को दोष मत दीजिए। चेक करिए पानी का TDS, वेंटिलेशन और शेड का टेम्परेचर। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो कंपनी का रेडीमेड फीड यूज करेंगे या खुद का फीड मिल लगाकर सेल्फ फीड बनाना सीखना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए रेडी फीड या सेल्फ फीड। वाटर इनटेक और वीकली वेट चेक। मुर्गी हमेशा पहले पानी पीती है, फिर दाना खाती है। अगर किसी वजह से पानी गंदा है या बहुत गर्म है तो बर्ड पानी कम पिएगी। पानी कम पिएगी तो दाना खाना छोड़ देगी, और दाना नहीं खाएगी तो वेट वही रुक जाएगा। इसलिए हर हफ्ते रैंडम 50 बर्ड्स का सैंपल वेट चेक करिए और यूज ब्रीड मैनुअल के वीकली चार्ट से मैच करिए। अगर टारगेट वेट से बर्ड पीछे चल रही है तो तुरंत डायग्नोज करिए कि कमी कहां है, डिजीज है या मैनेजमेंट इश्यू। समर और विंटर सेक्रेट्स और स्टोरेज। समर सेक्रेट फीड स्प्लिटिंग। गर्मियों में मुर्गियां दाना खाने के बाद अपने शरीर में मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करती हैं। अगर दोपहर की भरी गर्मी में मुर्गी दाना खाएगी तो उसे हीट स्ट्रोक हो जाएगा और मौत हो जाएगी। इसलिए दोपहर 10 बजे से शाम 4 बजे तक फीडर्स को ऊपर उठा दीजिए। उन्हें सिर्फ ठंडा पानी और इलेक्ट्रोलाइट/विटामिन सी दें। दाना सिर्फ सुबह और शाम के ठंडे मौसम में खिलाइए। विंटर सीक्रेट, डायरेक्ट ठंडी हवा के झोंके कर्टन से अंदर नहीं आने चाहिए। कर्टन्स को हमेशा ऊपर से 1 फीट खुला रखें ताकि गैस निकाल जाए, लेकिन डायरेक्ट ठंड ना लगे। फीड स्टोरेज रूल्स। फीड के बैग्स को कभी भी सीधे कंक्रीट फ्लोर या दीवार से चिपका कर मत रखें। हमेशा जमीन से 4 से 6 इंच ऊपर वुडन पैलेट्स, लकड़ी के फातरे पर रखें और दीवार से 1.5 फीट दूर हटा कर रखें। अगर दीवार की नामी फीड में आई तो उसमें एफ्लेटॉक्सिन, फंगस/जर बन जाएगा, जो मर्गों के लिवर को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपके एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सीजन में होती है? समर, रेनी, विंटर? कमेंट में सीजन का नाम
नाम लिखिए, डिजीजेस, वैक्सीनेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा और अचानक आने वाला नुकसान डिजीज से होता है। सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन और कुछ ही दिनों में पूरा फार्म साफ हो सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल और बिगिनर में यही फर्क है। बिगिनर बीमारी आने पर दवा ढूंढता है और प्रोफेशनल बीमारी को फार्म के अंदर घुसने ही नहीं देता। कॉमन डिजीजेस की पहचान और बायोसिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, सिर्फ सिम्टम्स देखकर फाइनल डायग्नोसिस खुद से काभी मत करिए। सही बीमारी का पता लगाने के लिए क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर या पोस्टमार्टम लैब की हेल्प लेना मैंडेटरी है। रानीखेत डिजीज, न्यूकैसल डिजीज, एनडी, ये एक खतरनाक वायरल डिजीज है। इसमें बर्ड्स सुस्त हो जाती हैं, फीड छोड़ देती हैं, हफने लगती हैं और नर्वस साइंस, गर्दन घुमाना दिखाती हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है। गंबोरो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, IBD, ये बर्ड्स के इम्यून सिस्टम वर्षा पर हमला करती है। इसमें बर्ड्स पीछे का हिस्सा जमीन पर रखकर बैठती हैं और तेजी से मोर्टेलिटी होती है। सफाई और टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन ही इसका सॉल्यूशन है। CRD, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, ये बैक्टीरियल बीमारी है। साइंस, बर्ड्स के गले से खर्र खर्र की आवाज आना, नाक से पानी निकलना एवं चेहरे पर सूजन। ये अक्सर शेड में अमोनिया गैस बढ़ने और पूर वेंटिलेशन से ट्रिगर होती है। कॉक्सीडियोसिस, ये प्रोटोजोअन डिजीज है जो गीले लिटर के कारण फैलती है। इसमें बर्ड सुस्त हो जाती हैं और उनके ड्रॉपिंग्स पोटी में खून आने लगता है। इससे बचने के लिए लिटर का मॉइस्चर लेवल 25% से कम होना चाहिए। अगर मिट्टी का गोला बनाएं और भूसी हाथ में चिपक जाए तो लिटर गीला है, उसमें तुरंत चुना लाइम पाउडर मिलाएं। आपके हिसाब से पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे डेंजरस चीज क्या है? 1 डिजीज, 2 हीट, 3 फीड कॉस्ट, 4 मार्केट रेट। कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए। वैक्सीनेशन का सही तरीका, प्रो टिप्स। वैक्सीन बीमारी होने के बाद का इलाज नहीं है, ये मुर्गी के शरीर में फौजी एंटीबॉडीज खड़ी करने का तरीका है। अलग अलग हैचरीज और स्टेट्स का वैक्सीनेशन स्केड्यूल थोड़ा बदल सकता है, इसीलिए लोकल वेट से कंसल्ट करें। लेकिन वैक्सीन देने का तरीका हमेशा स्टैंडर्ड होना चाहिए। रूल 1, टाइमिंग। वैक्सीन हमेशा या तो सुबह के ठंडे मौसम में 6 बजे से पहले दें या शाम को सूरज ढलने के बाद। दोपहर में वैक्सीन देने से बर्ड स्ट्रेस में आती है और वैक्सीन फेल हो सकती है। रूल 2, कोल्ड चेन। वैक्सीन को हैचरी से फार्म तक हमेशा बर्फ, आइस के थर्मस/बॉक्स में ही लाया जाए। टेम्परेचर बढ़ा तो वैक्सीन का लाइव वायरस मर जाएगा। रूल 3, मिल्क पाउडर ट्रिक। अगर AAP ड्रिंकिंग वाटर मेथड से वैक्सीन दे रहे हैं तो पानी में स्किम्ड मिल्क पाउडर, बिना फैट वाला दूध का पाउडर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जरूर मिलाएं। ये पानी के क्लोरीन और हैवी मेटल्स को न्यूट्रलाइज करके वैक्सीन के वायरस को जिंदा रखता है। अगर आपको पोल्ट्री डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट्स पर अलग से एक कंप्लीट 1 आवर मास्टर क्लास चाहिए तो कमेंट में लिखिए हेल्थ मास्टर क्लास इमरजेंसी मैनेजमेंट, सिक बे सिस्टम। अगर अचानक फार्म में मोर्टेलिटी बढ़ने लगे तो पैनिक मत कीजिए। सबसे पहले उन अफेक्टेड बीमार बर्ड्स को मैन बैच से निकालकर फार्म के आखिरी कोने में बने सिक बे बाइमर मुर्गियों का अलग कैबिन में शिफ्ट कर दें ताकि इन्फेक्शन बाकी हेल्थी बर्ड्स में न फैले। खुले में डेड बर्ड्स को मत फेंकें, उन्हें फार्म से दूर मिट्टी में गहरा गाधा खोदकर या इंसिनरेटर में साइंटिफिकली डिस्पोज करें। अपने मन से हैवी एंटीबायोटिक्स शुरू ना करें, तुरंत डॉक्टर को बुलाकर पोस्टमार्टम करवाएं। सेलिंग स्ट्रेटेजी, सेक्टर इकोनॉमिक्स और एक्सपोर्ट रोड मैप। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं। इसका मतलब आप इस बिजनेस के लिए सच में सीरियस हैं। लेकिन याद रखिए, पोल्ट्री में असली पैसा सिर्फ अच्छी मुर्गी पालने से नहीं, यूज सही टाइम पर और सही रेट पर बेचने से बनता है। अब हम बात करेंगे पोल्ट्री इकोनॉमिक्स और हमारे सबसे स्पेशल टॉपिक पोल्ट्री मीट एक्सपोर्ट की। डोमेस्टिक लिफ्ट और सही मार्केट टाइमिंग। ब्रॉयलर बर्ड्स को बेचते वक्त हर एक एक्स्ट्रा दिन फार्म पर रखना मतलब फीड का एक्स्ट्रा खर्चा उठाना। अगर मार्केट में रेट अच्छा है और आपके बर्ड ने 35 से 38 दिन में 2.2 किलोग्राम वेट गेन कर लिया है तो लिफ्ट करवा लेना ही समझदारी है। जरूरत से ज्यादा दिन रखने पर FCR खराब होने लगता है और आपका डेली प्रॉफिट कम होने लगता है। हमेशा लोकल ट्रेडर्स और लोकल मंडियों जैसे गाजीपुर मंडी या आपकी लोकल स्टेट मंडीज के रेट्स पर डेली नजर रखें। कभी भी सिर्फ एक बायर पर डिपेंड ना रहें। मार्केट में कम से कम 3 से 4 बढ़े बायर से कांटेक्ट बना कर रखें। मार्केट वोलेटिलिटी वार्निंग, पोल्ट्री रेट्स स्टेबल नहीं रहते। दिसंबर जनवरी में 110 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम मिलते हैं, लेकिन मई जून में 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर जाते हैं। अगर रेट बहुत लो हो तो बर्ड्स को 5 से 7 दिन एक्स्ट्रा फार्म पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन FCR बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन अलग से करें। फेस्टिवल सीजन, रमजान, ईद, दिवाली मेन हमेशा रेट्स अच्छी होती हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करें। प्रॉफिट कैलकुलेशन का लाइव स्टैंडर्ड मैथ एक प्रोफेशनल फार्मर का भी अंदाजे से बात नहीं करता। आइए 1000 ब्रॉयलर बर्ड्स का एक कंप्लीट फाइनेंशियल ब्रेकडाउन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर्मूला के साथ समझते हैं। एक्सपेंस कैटेगरी डिटेल्ड मैथमेटिकल ब्रेकडाउन, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट चिक्स, COST 1000 चिक्स,
times 38 rupees per chick. Average 38,000 rupees. Feed cost 1.5 FCR target 2.2 kilograms. Weight times 1.5 FCR equals 3.3 kilograms feed per bird. 1,000 birds times 3.3 kilograms equals 3,300 kilograms. 66 bags. 66 bags times 2,200 rupees. Average per bag 1,45,200 rupees. Medicines and vaccines 5 rupees per bird times 1,000 birds 5,000 rupees. Overheads, electricity, litter, labor 7 rupees per bird times 1,000 birds 7,000 rupees. Total cost of production, sum of all expenses 1,95,200 rupees. Net profit calculation, मान लीजिए स्टैंडर्ड 5% मोर्टेलिटी हुई और आपके पास 950 बर्ड सेल के लिए बचे. टोटल लाइव वेट हुआ 950 टाइम्स 2.2 किलोग्राम्स इक्वल्स 2090 किलोग्राम्स मीट. अगर मार्केट होलसेल रेट 110 रुपए प्रति किलोग्राम मिला तो टोटल सेल बराबर 2,29,900 रुपए. नेट प्रॉफिट बराबर 34,700 रुपए. अगर आपका मैनेजमेंट खराब हुआ और FCR 1.8 चला गया तो फीड का खर्चा 30,000 रुपए बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट 0 हो जाएगा. इमरजेंसी फंड रिमाइंडर, एक स्मार्ट फार्मर के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा बैच का पैसा इमरजेंसी फंड रखता है क्योंकि कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है या डिजीज आ सकती है. और शेड और इक्विपमेंट का 10% डेप्रिसिएशन हर साल कॉस्ट में डालें. पोल्ट्री इंश्योरेंस, पोल्ट्री इंश्योरेंस लेना न भूलें. सिर्फ 2 से 3 रुपए पर बर्ड का प्रीमियम होता है. ये आपको डिजीज या नेचुरल कैलामिटी, बाढ़, आंधी एक्सेट्रा से बचाता है. अगर आपको एक पोल्ट्री फार्म रिकॉर्ड रजिस्टर का कंप्लीट एक्सेल या प्रिंटेड फॉर्मेट चाहिए जिसमें डेली फीड, वाटर, वेट और प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाए तो कमेंट में लिखिए रिकॉर्ड रजिस्टर. पोल्ट्री मीट एक्सपोर्ट, ब्रॉयलर और देसी मुर्गी का इंटरनेशनल मार्केट. दोस्तों, अब बात करते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे प्रीमियम सेगमेंट की, पोल्ट्री एक्सपोर्ट. इंडिया सी ब्रॉयलर और देसी मुर्गी दोनों के मीट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में जैसे मिडल ईस्ट / गल्फ कंट्रीज, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE, मालदीव्स और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तेजी से बढ़ रही है. एक्सपोर्ट मार्केट में लोकल मार्केट से काफी ज्यादा और स्टेबल प्राइस मिलता है. इंपॉर्टेंट, ब्रॉयलर वर्सेस देसी एक्सपोर्ट, डिफरेंस फैक्टर, ब्रॉयलर एक्सपोर्ट, देसी मुर्गी एक्सपोर्ट. टारगेट मार्केट मिडल ईस्ट, सऊदी, UAE, ओमान, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, Malaysia, NRI countries. Price premium 20 to 30% higher than domestic, 100 to 200% higher. Kadaknath premium. Bird size 2 to 2.5 kilograms, 1 to 1.5 kilograms. छोटी होती है. Certification halal plus SGS halal plus organic plus free range certificate. Feed withdrawal 10 to 15 days, 15 to 21 days. ज़्यादा strict processing IQF pieces. Whole bird with skin preferred. इसके 6 important steps हैं. 1. Shed infrastructure. Export quality. एक्सपोर्ट के लिए हमेशा एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड EC शेड को प्रेफर किया जाता है. क्यों? क्योंकि फॉरेन बायर्स को कंसिस्टेंट साइज, 0 बायोकेमिकल रेजिड्यू, एंटीबायोटिक फ्री मीट और हाई हाइजीन स्टैंडर्ड चाहिए होता है. आपकी देसी मुर्गियां जैसे कड़कनाथ या सोनाली अगर ऑर्गेनिक तरीके से पाली गई हैं तो उनका एक्सपोर्ट प्रीमियम लगभग दुगना मिलता है. 2. एंटीबायोटिक फ्री फार्मिंग. एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा रूल है 0 रेजिडुअल एंटीबायोटिक्स. मार्केट लिफ्टिंग से कम 10 से 15 दिन पहले मुर्गियों को कोई भी केमिकल मेडिसिन या एंटीबायोटिक नहीं दी जानी चाहिए ताकि उनका मीट लैब टेस्ट में पास हो सके. 3. एक्सपोर्ट बर्ड सिलेक्शन. एक्सपोर्ट के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यूनिफॉर्म वेट, सब बर्ड्स 2 से 2.2 किलोग्राम. क्लीन स्किन, कोई स्क्रैच या ब्रूज नहीं और सही फैट, स्किन के नीचे पतली लेयर. इसलिए एक्सपोर्ट के लिए EC शेड में पालना पड़ता है. ओपन शेड में ये क्वालिटी नहीं आती. 4. रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस. IE कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड DGFT की वेबसाइट से मिलता है. एपेडा रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना मैंडेटरी है. FSSAI लाइसेंस, सेंट्रल ब्यूरो फूड सेफ्टी अथॉरिटी से पोल्ट्री प्रोसेसिंग का लाइसेंस, हलाल सर्टिफिकेशन और SGS सर्टिफिकेशन. गल्फ कंट्रीज में बिना हलाल सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल क्वालिटी चेक SGS के मीट लैंड नहीं कर सकता. 5. प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स. एक्सपोर्ट लाइव बर्ड का नहीं बल्कि फ्रोजन प्रोसेस्ड मीट, चिलड और IQF इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन का होता है. इसके लिए आपको या तो अपना कोल्ड चेन प्रोसेसिंग प्लांट लगाना होगा या फिर एपेडा अप्रूव्ड एग्जिस्टिंग प्रोसेसिंग प्लांट्स के साथ टाई अप करके कस्टम पैकेजिंग करवानी होगी. कोल्ड चेन का टेम्परेचर हमेशा -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम मेंटेन होना
होना चाहिए शिपिंग के वक्त। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ, एक 20 फुट कंटेनर में लगभग 20 से 25 टन फ्रोजन मीट जाता है। ये 10,000 से 12,000 बर्ड्स का मीट होता है। अगर आप छोटे फार्मर हैं तो अकेला एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या बिग प्रोसेसर के साथ टाई अप करें। फिर प्रोसेसिंग प्लांट कॉस्ट, अगर अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है तो 20 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोल्ड स्टोरेज अलग से 10 से 15 लाख रुपए का। लेकिन शुरुआत में एपेडा अप्रूव्ड प्रोसेसर्स के साथ टाई अप करो, वो तुम्हारा मीट प्रोसेस करेंगे और एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी संभाल लेंगे। एपेडा की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड प्रोसेसर्स की लिस्ट मिल जाएगी। 6. गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट AHIDF स्कीम। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट लगाते हैं जैसे कोल्ड स्टोरेज, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग यूनिट या ऑटोमेटेड EC शेड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत आपको बैंक लोन पर 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन ब्याज में छूट मिलती है। इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ahidf.udyamimitra.in पोर्टल पर चेक करिए। टॉप 20 मिस्टेक्स जो हर बिगिनर को अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इन 20 गलतियों से बच गए तो आपका पोल्ट्री स्टार्टअप कभी फेल नहीं होगा। बिना मार्केट रिसर्च और होलसेल बायर्स से मिले बड़ा फॉर्म खोल देना। शेड की डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट न रखकर नॉर्थ साउथ रख देना। शेड की चौड़ाई 33 फीट से ज्यादा कर देना जिससे अमोनिया गैस बनती है। पानी का TDS चेक न करना। 1005 100+ TDS पर फार्म चलाना। सिर्फ सस्ते के चक्कर में अनवेरिफाइड या बीमर चिक्स खरीदना। फीड बार बार बदलना। FCR बिगाड़ना। गीला लिटर शेड के अंदर ही छोड़ देना। कॉक्सीडियोसिस को बुलाना। दोपहर की भारी गर्मी में मुर्गों को फीड खिलाना। हीट स्ट्रोक। वैक्सीन को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना। आइस बॉक्स का यूज न करना। पानी में क्लोरीन/हेवी मेटल्स न्यूट्रलाइजर्स किए बिना। वैक्सीन DNA फार्म के गेट पर फुट डाइप ट्रे या डिसइंफेक्टेंट न रखना। बहुत सारे विजिटर्स को बिना रिस्ट्रिक्शन के फार्म के अंदर आने देना। ठंड के दिनों में कर्टन्स पूरी तरह बैंड करके गैस अंदर भर देना। फीड बैग्स को सीधे कंक्रीट फ्लोर पर रख कर फंगस लगवाना। हर वीक सैंपल वेट चेक न करना। बिना क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के खुद से हेवी एंटीबायोटिक्स चलाना। डेड बर्ड्स को खुले में फेंक कर बीमारी को पूरे इलाके में फैलाना। सिर्फ एक सिंगल बायर के भरोसे पूरा बैच पालना। पहले बैच में थोड़ा प्रॉफिट देखकर बिना वर्किंग कैपिटल के सीधा 5,000 बर्ड्स पर जंप कर जाना। यूट्यूब के हवाई इंटरव्यू देखकर बिना किसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पूरी जमा पूंजी लगा देना। आप पोल्ट्री फार्मिंग किस स्केल पर शुरू करना चाहते हैं? एक स्मॉल स्केल 100 से 1000 बर्ड्स, 2 मीडियम कमर्शियल 2000 से 5000 बर्ड्स, 3 लार्ज कॉर्पोरेट और एक्सपोर्ट लेवल 10,000+ बर्ड्स विद EC शेड। कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए। फाइनल मोटिवेशन और पावरफुल दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग कोई शॉर्टकट या रातों रात अमीर बनाने का स्कीम नहीं है। ये एक डिसिप्लिन और एलीट मैनेजमेंट का बिजनेस है। यहाँ आपको रोज सीखना पड़ेगा, रोज मुर्गियों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और रोज अपनी डायरी में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जो फार्मर सीखना बैंड कर देता है उसका प्रॉफिट वही रुक जाता है, लेकिन जो हर बैच से सीखता है वही एक दिन बड़ा पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर और एक्सपोर्टर बनता है। याद रखिए, प्रॉफिट सिर्फ मेहनत से नहीं, सही और साइंटिफिक मैनेजमेंट से आता है। अगर आज की ये कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग मास्टर क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैंने पूरी मास्टर क्लास देख ली। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर कितने सीरियस लोग हैं जिन्होंने ये पूरा 1 घंटे का सफर एंड तक कंप्लीट किया। अगर आप फार्मिंग, पोल्ट्री, डेयरी और एग्रीकल्चर से जुड़ी 100% प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट और लाइव कॉस्टिंग वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड EC शेड की लाइव कॉस्ट लेआउट और लोन फाइल लगाने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में।